नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक लाइब्रेरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को देखेंगे, जिसमें पहला बिग एडिटोरियल रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के अनफेटरनेस के बारे में। मतलब जो भारत के संवैधानिक पद हैं वो कितने मुक्त हैं, कितने स्वतंत्र हैं, किस प्रकार से वो निरंकुश हैं या नहीं हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्या पोजीशन रहा है। तो इससे रिलेटेड ये लिखा गया है और ये मतलब फॉर्मर जो हमारे कैग रहे हैं इंडिया के, उनके द्वारा ये लिखा गया है। तो जस्ट स्टार्ट दिस आर्टिकल। Two recent comments of the Supreme Court of India will have direct bearing on the concept of independence of various constitutional authorities in India। अभी भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दो हालिया कमेंट किया गया है वो विभिन्न संवैधानिक पदों के इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट को दिखाता है। सेना वर्सेस सेना, द कोर्ट एक्सप्रेसेस इट्स सीरियस कंसर्न over the active role being played by governors in state politics, observing the governors becoming part of political processes in disconcerting। सुप्रीम कोर्ट ने सेना वर्सेस सेना केस में ये फाइंड किया कि अभी की स्थिति इतनी चिंताजनक हो गई कि जो राज्य के जो गवर्नर्स हैं, राज्यपाल हैं, वो पॉलिटिक्स में एक्टिव रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ वो पॉलिटिकल प्रोसेस में भी अपनी भागीदारी को दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। एंड अर्लियर टेकिंग एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द कोर्ट डाइवेस्टेड द एग्जीक्यूटिव of its sole discretion in appointment of chief election commissioner and election commissioners by forming a committee to suggest suitable names to man this constitutional post। और दूसरा फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये पाया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, निर्वाचन आयोग, उसके इंडिपेंडेंस को लेकर कि उनके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनका जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है उस एक कमेटी के तहत ये सजेशन दिया गया है हालांकि। लेकिन अभी इसमें एग्जीक्यूटिव के जो मतलब ग्रेटर रोल को के जब प्रेजेंस है, उनका जो डिस्क्रिप्शन है, विवेकाधिकार, उस चीज़ को कोर्ट ने फाइंड किया है। नेक्स्ट, नीड फॉर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, मतलब एक स्वतंत्र संस्थाओं की जरूरत क्यों है भारत में, और इस प्रकार से संविधान क्या कहता है इसके बारे में। अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस टू प्रिवेंट आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर बाय इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द डे। एक लोकतंत्र को जरूरत है कि वहाँ एक चेक्स और बैलेंस का सिस्टम हो, मतलब जांच तंत्र बखूबी वहाँ अपनी प्रक्रिया निभाए, ताकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं वो सत्ता एवं शक्ति के मतलब सोल यूज करने से उन्हें रोका जा सके, मतलब एकमात्र वो एकाधिकार की स्थिति ना आ जाए। इंडिया डेमोक्रेसी प्रोवाइड फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज सच एज पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशंस फॉर SC, ST एंड OBC। भारत का जो लोकतंत्र है उसमें कई संवैधानिक पद वर्णित हैं, जैसे कि आप देखिए लोक सेवा आयोग हो गया, कैग हो गया, नियंत्रक और महालेखा अधीक्षक, उसके बाद निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, SC, ST और OBC वर्गों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग हैं वो। The Constituent Assembly of India had recognized the need of such independent institutions to regulate sectors of national importance without any executive interference। तो जिस संविधान सभा बनी थी भारत के संविधान निर्माण के लिए, उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था कि एक्चुअली में जो इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए कुछ एक मतलब सरकार के संचालन में जो इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र संस्था, ताकि जो राष्ट्रीय महत्व की चीज़ों को हो, राष्ट्र महत्व के जो क्षेत्र हैं उसको रेगुलेट किया जा सके, जिसमें एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का इंटरफेरेंस नहीं हो। इट इज नेसेसरी दैट सच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर प्रोवाइडेड with complete independence to enable them to function without fear or favor in the large interest of the nation। और ये जरूरी भी
है कि अगर कोई जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक निकाय हैं, उनको आप पूरी तरह स्वतंत्रता दीजिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस दीजिए, ताकि वो अपने काम को बहुत ही सक्रिय रूप से कर पाए और उसमें न मतलब सरकार का न पक्ष हो, न सरकार का डर हो, और वो राष्ट्र के इंटरेस्ट, राष्ट्र के बड़े हित के लिए, बृहद हित के लिए काम करें। It is towards the concept of clothing them with independence that Constitution provides for the manner in which individuals heading these institutions are to be appointed। और ये कॉन्सेप्ट जो है इंडिपेंडेंस का, ये किस हिसाब से, ये इंडिपेंडेंस मीन्स उसका जो अपॉइंटमेंट होता है इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इन कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं का, तो उसके जो भी हेड होते हैं उनका जो अपॉइंटमेंट होता है इंडिविजुअल्स, जिस इंडिविजुअल का, तो उनका अपॉइंटमेंट बहुत ही फेयर रूप से हो। एन एसेंशियल एट्रीब्यूट of independence is about not being influenced by any vested interests and the ability to withstand pressure from the executive। इंडिपेंडेंस का एक बहुत ही आवश्यक भाग ये है कि आपका जो मतलब अपॉइंटमेंट हो रहा है उस पोजीशन पे, वो किसी भी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के पद में प्रधानमंत्री हो या सरकार के किसी भी वर्ग का जो कार्यपालिका से संबंधित है, उनके मतलब दबाव में, उनके प्रेशर में, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ये इन्फ्लुएंस ना हो। While empowering the President of India to appoint all constitutional authorities, the constitution makers had kept in mind those institutions whose independence is of paramount importance to the country and manner in which independence of these authorities could be safeguarded from whims of the executive। मतलब अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशनल पद जो संवैधानिक है, उसके अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है संविधान में कि राष्ट्रपति उनके हेड ऑफ द अथॉरिटी को अपॉइंट करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये भी चीज़ दिमाग में रखा था कि इनकी जो इंडिपेंडेंस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहाँ पर उनकी अथॉरिटी अपॉइंटमेंट के बाद उनकी सारी फंक्शंस, वर्क्स, ये सारे चीज़ सेफगार्ड हो पाए और वो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के नियंत्रण या उनके दबाव या उनके, हम कह सकते हैं, किसी भी प्रकार के प्रेशर से आउट हो। A study of various provisions in the Constitution regarding India constitutional authorities is revealing। अभी जो है भारत के संविधान के कई प्रावधानों के बारे में जो स्टडी हो रही है वो भारत के संवैधानिक अथॉरिटी को रिवील कर रही है। Constitution makers have used simple words such as shall be appointed by the President in the appointment of Prime Minister, Attorney General for India Article 76, and chairman and other members of Finance Commission Article 280, chairman and the members of the Public Service Commission Article 316, and a special officer for linguistic minorities Article 350B। मतलब कुछ ऐसे पद हैं जिसमें प्रेसिडेंट द्वारा तो अपॉइंटमेंट किया जाएगा और प्रेसिडेंट के द्वारा जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो उनके बारे में संविधान में कहा क्या गया, शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 के तहत आप देख सकते हैं। आर्टिकल 76 के तहत जो अटॉर्नी जनरल होता है, जो देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। उसके बाद जो फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग जो बनती हैं हर एक 5 वर्ष में, तो उनके चेयरमैन, उनके मेंबर्स को आर्टिकल 280 के तहत, उसके साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है यूपीएससी और कोई भी एसपीएससी या फिर जॉइंट पीएससी जो भी है, इनका जो चेयरमैन होंगे, मेंबर्स होंगे उनका 316 के तहत। और जो भाषाई रूप से जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए एक विशेष अधिकारी, इनकी नियुक्ति करने में भी जो आर्टिकल 350B में, इन सब में चीज़ में जो है प्रेसिडेंट को क्या है कि वो अपॉइंट करेंगे, शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ऐसा वर्ड संविधान में लिखा हुआ है। आर्टिकल 324 provides that President will appoint CEC and EC subject to any law made on in that behalf by the Parliament। अब जो चुनाव निर्वाचन आयोग हैं उसके बारे में क्या कहा गया है, वो आर्टिकल 324 में ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो हमारा है राष्ट्रपति, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति करेंगे वो उस कानून के आधार पे करेंगे, उस अधिनियम के आधार पे करेंगे जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। However, the words shall be appointed
by the president by warrant under his hand and seal are used while authorizing the president for appointment of judges of Supreme Court and High Court, Article 124 and 217 respectively, and CAG 148 article, and for appointment of governor, Article 155। मतलब देखिए कुछ ऐसे पदे भी हैं संवैधानिक पद जिसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करते हैं लेकिन उनका अपना यहाँ पर डिस्क्रिप्शन होता है। वो किसी एग्जीक्यूटिव या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद की सलाह से नहीं करते हैं, वो अपने विचार से करते हैं। और उनमें क्या क्या है, वो एक्चुअली है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति, कैग की नियुक्ति, और गवर्नर जो होते हैं स्टेट में उनकी नियुक्ति। Similar words have been used in Article 338, 338A, 338B, authorizing the President for appointing chairperson and members of National Commission for SC, ST and OBC। मतलब 338A और 338B, इसमें जो आपका SC, ST और OBC से संबंधित जो नेशनल कमीशंस बनेगी, उनके जो चेयरपर्सन होंगे, उनके मेंबर्स की नियुक्ति भी प्रेसिडेंट अपने ही डिस्क्रिप्शन पे करेगी। मतलब उनका जो ये वर्ड है कि अंडर हिज हैंड एंड सील, मतलब वो इसके लिए ऐसा नहीं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की राह देखें। However, original Article 338 had stated there shall be a special officer for scheduled caste and scheduled tribes to be appointed by the president। हालांकि आप देखिएगा 338 आर्टिकल जो ओरिजिनल था पहले, उसमें बताया गया था कि हम SC और ST के लिए एक स्पेशल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। तो बात ये आती है बाय हैंड एंड हिज सील जो है, हिज हैंड एंड सील, ये टर्म कब आया? तो इनका जो अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 19 आप कह सकते हैं कि 2003 में जब आया था, उसके बाद आई थिंक वही है 338 और 338A और B को जब जोड़ा गया तो उस समय इस चीज़ को जोड़ा गया वर्ड को। सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मतलब केस में ये कहा था कि प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एज द हेड इन ऑल मैटर्स विच बेस्ट इन एग्जीक्यूटिव। सुप्रीम कोर्ट का इन बाद में ये कहना था कि प्रेसिडेंट जो हैं मंत्रिपरिषद की सलाह पे उनकी सहायता से काम करेंगे और उस मंत्रिपरिषद का हेडिंग करेंगे प्राइम मिनिस्टर। However, जो भी हो, in cases where the appointment of particular constitutional authority is to be kept independent of the executive। अभी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट का जो केसेस हैं उसको रखा गया इससे साइड में, मतलब वो एग्जीक्यूटिव के से इंडिपेंडेंट रखा गया है। अब द क्वेश्चन अराइजेज वेदर सच एन इंटरप्रिटेशन would be in line with the thinking which prevailed during the relevant constitutional assembly debates। मतलब अब क्वेश्चन ये उठता है कि उस समय का जो इंटरप्रिटेशन था वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो था और अभी वो रेलिवेंट रह चुका है। अनरेस्ट्रिक्टेड एंड अनफेडेड चॉइस। इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन द आर्टिकल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कैग 124 had provided, actually CAG 148, that there shall be an auditor general who shall be appointed by the president। While moving an amendment to this article, that is in clause 1 of 124, after the word precedent, the words by warrant under his hand and seal be inserted। The Constitutional Assembly had discussed that the Auditor General, like Chief Justice of Supreme Court, is to be appointed by the President। Therefore, it is essential that the by warrant and under his hand and seal should be introduced। मतलब बात यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग हो रहा था, प्रारूपीकरण हो रहा था जिसमें भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में, तो उसमें बताया गया था, देखिए एक ऑडिटर जनरल भी हो, लेखा परीक्षक भी हो कि मतलब जो भी फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है सारी चीज़ की लेखा परीक्षा एक करे, ऑडिट करे कोई। 124 के तहत उनका कहा गया था। लेकिन आगे जब इसमें अमेंडमेंट किया गया तो उसमें ये बताया गया कि ये जो है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये हो कि मतलब प्रेसिडेंट का बाय हिज हैंड, अंडर हिज हैंड एंड सील जो है बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, उसको जोड़ा गया। तो इसके तहत क्या है कि वो मतलब प्रेसिडेंट ही उसको केवल ही करे।
प्रेसिडेंट सोलली उस पर किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी एडवाइस फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फर्दर डिस्कस देते ऑडिटर जनरल शुड बी ऑलवेज केप्ट इंडिपेंडेंट आइदर द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने आगे ये सोचा कि जो ऑडिटर जनरल होगा, जो लेखा परीक्षक होगा, उसको जो है ना सांसद या फिर हम कह सकते विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त रखा जाना चाहिए। He is a watchdog of our finances. His position must be made so strong that he cannot be influenced by anyone, howsoever great he may be. मतलब कैग का जो पोजीशन है ना, वो हमारे फाइनेंस स्ट्रक्चर को जो पूरे देश में है, राज्यों में है, उनको वॉचडॉग वो देखता है, निरीक्षण करता है, उसका अंकेक्षण करता है, हर एक चीज़ का जांच करता है। तो उनका पोजीशन को बहुत ही मजबूत रखने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो कोई भी व्यक्ति हो, कितने भी बड़े व्यक्ति हो, उनसे वो इन्फ्लुएंस ना हो ताकि और इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनका लेखा का कहना है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि अमेंडमेंट्स हैव बीन मूव्ड वेयर बाय द पोजीशन ऑफ ऑडिटर जनरल हैज़ बीन मेड वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि ऑडिटर जनरल के पोजीशन को कॉन्स्टिट्यूशन में इतना स्ट्रॉन्ग किया गया है, ये अमेंडमेंट बहुत ही शानदार अमेंडमेंट रहा है ड्राफ्ट कमीशन के द्वारा, ड्राफ्ट असेंबली के द्वारा। ऑन द सेम डे व्हाइल इनिशिएटिंग द अमेंडमेंट फॉर द आर्टिकल प्रोवाइडिंग फॉर ए गवर्नर, Article 131 of the draft constitution, it was moved substitute the following: the governor of the state shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal. अब उसी दिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में और एक अमेंडमेंट हुआ था, उन्होंने ये कहा था कि जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होगा, आर्टिकल 131 ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पॉइंट टू बी नोटेड, नाउ इट इज 155 ऑफ द करंट कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इट इज 131। उसमें ये कहा गया था कि जो गवर्नर होंगे स्टेट का, उनकी जो अपॉइंटमेंट होंगी वो राष्ट्रपति खुद सोचेंगे कि किसको गवर्नर बनाने की हो, ये इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए एग्जीक्यूटिव के द्वारा। द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिस्कस्ड द फॉलोइंग टू से दैट द प्रेसिडेंट मे नॉमिनेट फ्रॉम ए पैनल ऑफ नेम्स रियली मीन्स रेस्ट्रिक्टिंग द चॉइस ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने इस बात का भी मतलब संविधान सभा ने डिस्कस किया कि अगर आप एक पैनल ऑफ नेम्स दे रहे हैं, मतलब आप 10 आदमी का नाम लिस्ट करके अगर प्रेसिडेंट को दे रहे हैं कि आप इनमें से किसी को नॉमिनेट कीजिए, तो जस्ट थिंक कि ये प्रेसिडेंट के चॉइस को तो रेस्ट्रिक्ट कर ही रहा है, क्योंकि उनके चॉइस तो होल इंडिया में से किसी एक पर्सन को जो एलिजिबल हो सकते हैं उनको अपॉइंटमेंट करने की है। आप उसको एक पैनल ऑफ नेम्स दे रहे हैं तो उनके मतलब चॉइस को तो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। ये इस बात पे डिबेट हुई थी असेंबली में। इट इज नेसेसरी द प्रेसिडेंट शुड बी फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द लेजिस्लेचर, सो आई से द चॉइस ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी अनरेस्ट्रिक्टेड अनफेटेड। मतलब प्रेसिडेंट जो है ना वो विधायिका के इन्फ्लुएंस से पूरी तरह फ्री होना चाहिए। इसीलिए ये हो कि प्रेसिडेंट का जो चॉइस हो वो अनरेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। प्रेसिडेंट का चॉइस दैट मीन्स प्रेसिडेंट किसको चॉइस करेगी, किसको अपॉइंटमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे, दैट शुड बी वेरी अनरेस्ट्रिक्टेड। उसको जो है ना पूरी तरह से मतलब मुक्त रखिए और अनफेटेड रखिए। बोथ अमेंडमेंट्स वेर फास्ट फॉर अपॉइंटमेंट्स टू बी मेड बाय प्रेसिडेंट। Article 75, 76, 282, 280, Clause 2, 316, 324, Clause 2. The Constitution provides the certain conditions to be fulfilled by those who may be considered for such appointments. अब ये अपॉइंटमेंट्स जो भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, जैसे 75 में प्राइम मिनिस्टर का, 76 में अटॉर्नी जनरल, 280 में फाइनेंस कमीशन के जो मतलब चेयरपर्सन है उनका, 316 में पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का, 324 में आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का। तो इन सब चीज़ों को जो है ना कंडीशन से फ्री कीजिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कंडीशन दिया है इनके लिए, तो वो कंडीशंस तो अप्लाई हो और उसके बाद वो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होना चाहिए। इन दिस आर्टिकल्स वर्ड्स आर जो टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एज द सच प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट एज द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर इंश्योरिंग द रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस आर फुलफिल्ड।
अब इन सारे अपॉइंटमेंट्स जो अभी बताए गए हैं, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा। और द वर्ड विच इज बिन यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है कि टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब ये प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पे नहीं होगा, ये उन्हीं के सलाह पे ही होगा। और जो नहीं होगा वो आपका आगे दिया हुआ है, उसमें अलग फ्रेज है। अ स्पेशल स्टेटस इट इज pertinent to keep in mind that the constitution affixes the phrase by warrant under his hand and seal only to refer the appointment to positions, judges and CAG and governors, where it assigns a special status to distinguish them from other constitutional positions। अब इस चीज़ को ध्यान देने योग्य है कि हमारा जो संविधान है इस चीज़ को फिक्स करता है कि वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील जो फ्रेज है, उसका मतलब जो अपॉइंटमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जैसे जज हो गए, कैग हो गए और गवर्नर हो गए, तो उनमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर का जो एडवाइस है वो जरूरी नहीं है। और यही चीज़ उसको अलग करता है दूसरे संवैधानिक संस्थाओं से। द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज सच एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड द कैग आर टू बी केप्ट फ्रॉम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव प्रेशर। अब जो कुछ संवैधानिक संस्थाएं जैसे हैं, आपका संवैधानिक पद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज हैं और कैग जो हैं हमारे भारत के, तो इन चीज़ को है ना पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव मतलब राजनीति और मतलब कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रखने का प्रयास किया गया है। और यदि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज एंड इलेक्शन कमीशंस हैव बीन मेड फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, अपॉइंटमेंट जो जज का होता है और इलेक्शन कमिश्नर्स का होता है उसको बनाया गया है फ्री, कि हम जो एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस को उससे फ्री रहे। अब द नीड to set up a well-defined criteria and procedure for appointment of CAG in India remains, keeping in a view of intentions of framers of constitutions as an evident of the constitutional assembly। अब अगर आप संविधान सभा में जो डिबेट्स हो रही थी, संविधान बनने में जो इतने वर्ष मतलब लगभग 3 वर्ष का जो समय लगा था, उसमें जो संविधान सभा में इतने डिबेट चली, तो उस डिबेट को अगर आप देखिएगा उनमें आपको इस चीज़ का सबूत मिलेगा कि जो कैग होंगे इंडिया के, तो उनके अपॉइंटमेंट के लिए एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया होगा, प्रक्रिया होगा, ठीक है ना। और उसके साथ साथ मतलब इस इंटेंशन को फुलफिल करेगा कि ये जो है ना एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से मुक्त रहे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स के माइंड में था। अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ पर्सन टू बी अपॉइंटमेंट एज द कैग ऑफ इंडिया शुड बिगिन बाय द अपॉइंटिंग अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ स्पीकर लोकसभा एंड Chief Justice of India and the Chairman of Public Accounts Committee should shortlist the name to be considered for the appointment of CAG in India। मतलब देखिए CAG जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इंडिया में, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में। तो मतलब आप कैग का जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो उस कैग के अपॉइंटमेंट को आप ऐसा होना चाहिए कि एक कमेटी अपॉइंट करे और उस कमेटी में जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो होने चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, उसके साथ साथ जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, लोक लेखा समिति है, उनके चेयरमैन होने चाहिए। और इनके द्वारा एक कुछ नामों का शॉर्ट लिस्टिंग होना चाहिए, कई नाम का, और वो फिर आपको प्रेसिडेंट को भेजा जाना चाहिए जो अपॉइंटमेंट करे कैग को। तो अब ए पैनल ऑफ मतलब वो उसको प्रेसिडेंट को भेजा जाना चाहिए और वो क्या करेगा, फाइनल सिलेक्शन करेगा आर्टिकल 148 के तहत कैग के पोजीशन को। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल।